चलो तो अपना कक्षा 8 का दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दो अध्याय पूरे। आज अध्याय नंबर 3 है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कैसे हो गया उसके बारे में अपन को देखना है। तो देखो यहाँ क्या है, राजस्थान एकीकरण की सुरबराहट जो है 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत हुई। मतलब जो एकीकरण की प्रक्रिया है ना, उस समय भारत के एक वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। 1939 में इन्होंने क्या किया, एक आदेश जारी किया। और क्या है आदेश? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। मतलब यहाँ पर यह आदेश आया कि जिन राज्यों की जो आय है वो 50 लाख से कम है और जनसंख्या जो है वो 20 लाख से कम है, वो राज्य पड़ोसी जो बड़े राज्य हैं उनमें विलय हो जाना चाहिए। बड़े अच्छा डेटा है ये। तो अपन ने देखा कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1939 में एक आदेश दिया। उसके बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके निर्णय किया कि जिन रियासतों की आय जो है वो 50 लाख से कम है और जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है, उन्हें जो बड़ी पड़ोसी रियासत है उसमें विलय हो जाना चाहिए। देखो, एक तारीख है 22 मई, और 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा था। मतलब ब्रिटेन सरकार ने 22 मई 1946 को ये कहा कि जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो शीघ्र पूरी की जाए। ये एकीकरण की ये प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हमारा देश स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार ने रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय जो है 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। मतलब यहाँ ये कहा गया, जो रियासती विभाग था जब ये बनाया गया तो ये निर्णय लिया गया कि कौन सी रियासत स्वतंत्र रह सकती है। बोला जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक हो और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वो। इस मापदंड में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कुल मिला के राजस्थान की कितनी रियासतें शामिल थी? 4 देशी रियासतें इसमें शामिल हो सकती थी, स्वतंत्र रह सकती थी। किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। रह सकती थी ये जनता यहाँ, मतलब ये रियासत है, लेकिन जनता किसके पक्ष में थी? राजस्थान में रहना चाहती थी या भारत में रहना चाहती थी? प्रजा का नेतृत्व है प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। मतलब शासकों ने भी समर्थन कर दिया। अब है एकीकरण से पूर्व राजस्थान। तो देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी, जिनमें आपका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़ थे। तो ये रियासतें थी 19, और 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा, निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा। इस प्रकार से ये 19 देशी रियासतें हो गई अपनी, और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर देखिए, एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। अगर वास्तव में सबसे पहले कोई प्रयास करने वाला व्यक्ति एकीकरण का, तो कोटा का शासक भीम सिंह है।
कोटा के बाद महाराणा मेवाड़, मतलब मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम भूपाल सिंह है। क्या नाम है? भूपाल सिंह है। उन्होंने किया था 25-26 जून 1946 को। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन, कतिपय का मतलब कुछ शासकों का एक सम्मेलन बुलाया था। इस तरह अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए हैं। अन्य राजाओं ने प्रयास किया है, किंतु ये प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, मतलब इसमें उनके निजी हित थे, इस वजह से पूरा नहीं हो सका। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़े संस्थाएं और संगठन भी एकीकरण के प्रयास में सक्रिय, मतलब कुछ संस्थाएं वगैरह भी थी, वो भी एकीकरण के प्रयास में क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे, जैसे राज्य प्रजा परिषद है, प्रजामंडल वगैरह है। अब है अपने एकीकरण के चरण किस प्रकार से, कौन कौन से चरण रहते हैं। देखिए, सबसे पहले नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। अपने आधुनिक राजस्थान के निर्माण का जो कार्य है वो कब पूरा होता है? नवंबर, नवंबर वैसे एक है, 1 नवंबर 1956 को। 7 प्रमुख चरण थे। चरण कितने थे? 7 प्रमुख चरणों में चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया है। प्लस 7 एकीकरण की खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन। एकीकरण के चरण कितने हैं? 7 एकीकरण के चरण हैं। अब देखो, प्रथम चरण दिया है, पहला चरण है वो आपका मत्स्य संघ है, जो 17-18 मार्च 1948। मैं पढ़ाते समय कहता हूँ ना, वास्तव में ये बना 17 को ही है, लेकिन अस्तित्व में जो आया है वो 18 को अस्तित्व में आ गया था। तो 18 मार्च 1948 को ये बनता है। इसमें अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, ये 4 रियासतें मिलती है। और मत्स्य संघ, इसकी जो राजधानी बनाया गया वो अलवर को बनाया गया। धौलपुर के उदय भान सिंह को यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया। किसके आधार पर? तो वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था। ये वरिष्ठ था, ठीक है। सर्वाधिक यहाँ उम्र का ध्यान रखना, उम्र उम्र के हिसाब से वरिष्ठ था, इसलिए इसको बनाया गया। तुबाराम कुमाऊत जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दर्शा रखा है, ये अलवर है, ये भरतपुर है, ये धौलपुर है, ये करौली है। इस प्रकार से ये पहला चरण हो गया आपका मत्स्य संघ हो गया, जो 17-18 मार्च 1948 को इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये आपका मत्स्य संघ है। दूसरा संघ बनता है, उसका नाम है या तो पूर्वी राजस्थान या राजस्थान, दोनों नामों से एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं। ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान के नाम से भी पूछा है और राजस्थान संघ के नाम से भी पूछा हुआ है। ये मत्स्य संघ जो बना था 18 मार्च, उसके 5 दिन बाद में ये बन गया, 7 दिन बाद में, 7 दिन बाद में बन गया। 25 मार्च 1948 को ये बनता है। इसमें देखो 9 देशी रियासतें आएगी और एक ठिकाना आएगा इसमें। तो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतें तथा कुशलगढ़ और लावा ठिकाना दिया है। बल्कि यहाँ लावा दिया है, वास्तव में ऐसा नहीं है। लावा टोंक में है वर्तमान में, और लावा जयपुर के साथ आया था, चौथे चरण में आया था। ये इसमें आया था, ये वर्तमान में टोंक में, लेकिन उस समय जयपुर रियासत के अधीन था, तो ये चौथे चरण में आया था, वैध राजस्थान संघ में आया था। तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मिलाकर द्वितीय चरण हुआ, कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा को क्या बना दिया गया? राजधानी। और कोटा के शासक भीम सिंह को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया। गोकुल लाल असावा जो हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। 2 रियासतों के की फॉर्मूला होता है, बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गया, बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गया। इससे याद कर लो, बा का मतलब होता है बांसवाड़ा, बू का अर्थ है बूंदी, सा का अर्थ है शाहपुरा, पे का अर्थ है प्रतापगढ़, कै का अर्थ है किशनगढ़, जा का अर्थ है झालावाड़, टू का अर्थ है डूंगरपुर, को का अर्थ है कोटा और टोंक का टोंक। इस प्रकार से ये
रियासतें थी, 9 देशी रियासतें हैं जो दूसरे चरण में शामिल होती है। जब अपन वो पढ़ते हैं ना पहला चरण मत्स्य, उसमें आप केवल ABCD याद कर सकते हो, ABCD। तो A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर था। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके देखो, ये यहाँ पर 9 की 9 रियासतें जो हैं वो इसमें दर्शा रखी है। अब अपना तीसरा चरण है, और तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें क्या हुआ, जो पूर्वी राजस्थान संघ था ना आपका, उसमें मेवाड़ शामिल हो जाएगा। जो अभी पूर्वी राजस्थान संघ था उसमें मेवाड़ रियासत और शामिल हो जाएगी, अर्थात उदयपुर और शामिल हो जाएगा। जब ये शामिल होते हैं तभी इसका निर्माण होता है, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण होता है। ये होता है 18 अप्रैल 1948 को। मतलब आप देख सकते हो मत्स्य संघ के 1 महीने बाद में इसका निर्माण हो गया। तो संयुक्त राजस्थान संघ में उदयपुर अर्थात मेवाड़ का विलय कर दिया गया, यही मैंने बताया अभी। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख, भूपाल सिंह क्या बन गया, राज प्रमुख। माणिक्यलाल वर्मा यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। तो उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब के अगर पूछे मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन, तो इन दोनों का उद्घाटन किया था गॉडगिल ने, NV गॉडगिल थे, इन्होंने इनका उद्घाटन किया था। तो ये आपका कौन सा चरण हो गया, थर्ड चरण हो गया। ठीक है, ये वो रियासतें प्लस एक मेवाड़ और शामिल हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा चरण। देखो चौथा चरण क्या दिया है यहाँ पे, अपना इसकी अधिकांश बातें पढ़ते हैं अपनी राजस्थान वाली किताब में। चतुर्थ चरण है वैध राजस्थान संघ है, मतलब आपका संयुक्त तो था ही संयुक्त राजस्थान, जिसमें 9 रियासतें पूर्वी की, एक आपका मेवाड़ आ गया था। अब संयुक्त वैध राजस्थान संघ में क्या होगा, 4 रियासतें और आ जाएगी। 4 में जैसे जयपुर है, जोधपुर है, आपकी जैसलमेर है और बीकानेर, ये 4 रियासतें आ जाएगी। अब यहाँ 4 और जोड़ दो तो टोटल अपने पास कितनी रियासतें हो गई, अब 14। अब ये चारों देखो वैध है, मतलब रियासतें बड़ी है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया, वैध राजस्थान संघ। कब, तो ये बनता है 23 मार्च 1949। हम पिछले साल तक 23 मार्च को क्या मनाते थे, राजस्थान दिवस मनाते थे, है ना। पिछले साल तक मतलब 2025 तक मनाते थे। ठीक है, 25 में भी क्या हुआ था, हालांकि 30 मार्च को ही आ गया था। और अपन मनाते हैं आजकल चैत्र शुक्ल एकम के हिसाब से मनाते हैं, वो जिसे वर्ष प्रतिपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ष प्रतिपदा बोलते हैं। इस बार 2026 का कब मनाया अपन ने, 19 मार्च को मनाया है। कब मनाया है, 19 मार्च को मनाया है अपन ने। ठीक है, चलिए। तो संयुक्त राजस्थान संघ में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इन सब का विलय किया गया था। अब पहले हम 23 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते थे। जयपुर के मानसिंह द्वितीय को यहाँ राज प्रमुख बना दिया गया, और हीरालाल शास्त्री यहाँ के क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तथा महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। इससे पहले महाराज प्रमुख का पद नहीं आया, महाराज प्रमुख का पद चौथे चरण में आया भाई, ध्यान रखना, कभी पूछ लेगी कौन से चरण में आया, तो चौथे चरण में। सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। भाई आपने देखा पहला और दूसरा संघ का तो गॉडगिल ने किया है, दूसरे का जो है किसने किया है, नेहरू जी ने, और चौथे चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस प्रकार से 4 चरण हो गए। ये पूरी बातें अपना अलग से पढ़ते हैं, एकीकरण में शायद पढ़ भी लिया है ना। अब आ जाओ 5वां चरण। अब देखो 5वें में हो क्या रहा है, जो पीछे 14 रियासतें हैं उनमें एक संघ शामिल हो जाता है मत्स्य। तो मत्स्य में 4 रियासतें थी, तो 14 और 4 यहाँ तक कितनी, 5वें चरण में कितनी रियासतें आ गई है, 18 रियासतें आ गई है। तो इसका नाम हो गया संयुक्त वैध। भाई वैध तो पहले था, वैध तो चौथे चरण में था, वैध राजस्थान संघ। इसमें क्या शामिल हो गया, मत्स्य संघ शामिल हो गया, तभी तो क्या बन रहा है, ये वैध राजस्थान संघ बन रहा है, संयुक्त वैध राजस्थान। ठीक है, वैध तो है ही है ना, संयुक्त वैध राजस्थान, संयुक्त वैध राजस्थान संघ का निर्माण हो रहा है।
तो देखो ये बनता है पांचवा चरण 15 मई 1949 को बनता है। वैध राजस्थान संघ में मत्स्य संघ और निमराना, क्योंकि मत्स्य संघ के साथ में ही था निमराना, ठीक है, इसका एकीकरण मत्स्य संघ में ही होता है, इसलिए शामिल होके बन गया संयुक्त वैध राजस्थान संघ बन गया। ये दिखा रहा है लगभग बोला पूरा राजस्थान जो है इसमें आ चुका है। छठा चरण देखिए, छठा चरण में देखो संघ वगैरह हटा दिया गया, केवल राजस्थान शब्द बचता अभी यहाँ। छठा बना 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होता है पूर्ण रूप से, वो कब होता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या बन गया? राजस्थान बन गया। राजस्थान शब्द को मान्यता मिल गई। सिरोही जो कि दिलवाड़ा और माउंट आबू को छोड़कर विलय किया गया था इसमें, मतलब आप ये कह सकते हो 18 रियासतें पहले हो गई और अब एक हो गई, टोटल कितनी हो गई? 19 रियासतें आ गई। बस इसमें से छोटा सा एरिया छोड़ दिया, दिलवाड़ा और माउंट आबू है बम्बई प्रांत में शामिल कर लिए गए। किसमें? बम्बई प्रांत हुआ करती थी उसमें शामिल किया गया। आज का तो ये क्षेत्र गुजरात है। कौन सा आता है? गुजरात। इसका फिर ये दोनों बच गए, इसका एकीकरण है अगले चरण में होगा, अर्थात 7वें चरण में होगा। 7वां चरण राजस्थान, ये अपन गए वर्तमान राजस्थान, क्या कहते हैं? वर्तमान 1 नवंबर 1956। भाई वर्तमान में राजस्थान 1 नंबर है, चाहे उमार भरने में हो चाहे पेपर आउट में हो, तो 1 नंबर है कि नहीं है? उससे याद कर लो 1 नंबर है। राजस्थान में माउंट आबू, दिलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर के सुनील ठप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई और झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। देखो सिरोज कहाँ चली गई? सरोज चली गई एमपी में। हालांकि पहले सिरोज कहाँ थी? राजस्थान की भी कहाँ दे रखा है? झालावाड़ में थी। तो ये देखो दिया है यहाँ, है ना। सिरोज कहाँ है? झालावाड़ में थी, जो कहाँ चली गई? एमपी में। और एमपी का सुनील ठप्पा आ गया अपने राजस्थान के कोटा में। सुनील ठप्पा कहाँ आ गया? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ आता है? कोटा में। तो चलो सुनील तो चला गया और सरोज नहीं, सुनील आ गया, सरोज चली गई, तभी तो रंडवे मर रहे हैं बहुत से लोग, है ना। तो इससे ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ किस किस का एकीकरण हो गया? माउंट आबू, दिलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और सुनील टप्पा, ये तो अपने मिल रहे हैं। बाकी अपनी सरोज भाग गई यहाँ से, आजकल भाग जाती है ना, भाग गई। आप लोग जानते ही हो राजधानी स्थापना दिवस मनाते थे पहले अपन 23 मार्च को। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ। देखे, संयुक्त वैध राजस्थान संघ में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं हुआ? अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा चाहिए। संयुक्त वैध का मतलब 5वां है। जोधपुर है, कोटा है, किशनगढ़ है और अजमेर मेरवाड़ा। तो देखो अजमेर मेरवाड़ा का होता है 1 नवंबर 1956, अर्थात कौन से चरण में हो रहा है? 7वें में। और ये तो क्या पूछ रहा है? 5वें में। तो ये 5वें में होने वाला है और ये अजमेर मेरवाड़ा 5वें में नहीं होगा, 7वें में होता है। तो सही आंसर आपका डी है। अब संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संयुक्त राजस्थान का मतलब क्या है। तीसरा चरण है। अब यहाँ दिया है राज प्रमुख गोकुल लाल, नहीं, ये तो पीएम रहा हुआ है, भूपाल सिंह। फिर एक दिया है मान सिंह और एक दिया हीरालाल शास्त्री। देखो हीरालाल शास्त्री भी वैसे पीएम है चौथे चरण में, और गोकुलाल साहब भी क्या रहे हैं? पीएम रहे हैं। वैसे कौन से चरण के रहते हैं? सेकंड चरण के रहते हैं। अब मान सिंह द्वितीय आ जाओ, तो मान सिंह द्वितीय तो चौथे चरण में रहा है। अब एक बचा अपने पास, कौन? भूपाल सिंह। ये थर्ड चरण का राज प्रमुख बनाया गया था, जो कि मेवाड़ के क्या हैं? राजा हैं। इस प्रकार से ये आपका, ठीक है, एकीकरण पढ़ी वो सारी बातें अपन ने शायद एकीकरण पढ़ लिया है ना, तो वही बातें हैं इसमें। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया खालिस्तान के प्रयासों से बढ़ी, पटेल जी या लॉर्ड लिनलिथ को? तो देखो सबसे पहले आदेश तो इसने दिया है,
अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। हालांकि एकीकरण का श्रेय काम जो किया है वो किसने किया है, सरदार पटेल का काम है, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ लार्ड लिनलिथगो का प्रयास था। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो अपन ने पढ़ा भी 23 मार्च को मनाते हैं। ये आपका चैप्टर क्लॉज और आ गई अब जनसंख्या। देखेंगे राजस्थान की जनसंख्या जो है कितनी क्या है। देखो, राज्य में रहने वाली आबादी विभिन्न पक्षों को अपन ध्यान में रखते हुए गणना के बारे में हो रही है कि भारत सरकार ही जनगणना का कार्य है वो करवाती है। तो जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा, अपने राजस्थान में तो जयपुर, अगर सेंटर की बात करेंगे तो दिल्ली है, द्वारा 10 वर्ष से की जाती है। कितने साल से होती है, 10 साल से गणना होती है। अब दिया है कि भारत में पहली बार कब हुई, तो 1872 में जनगणना का कार्य शुरू होता है। कब होता है, 1872 में जनगणना का कार्य हुआ। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़ है। कितनी है, 6.85 करोड़ जनसंख्या है। महत्वपूर्ण डेटा है जो कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है, 5.7% है। ठीक है, तो यहाँ अपन देख रहे हैं जनगणना, और जनगणना में 2-3 डेटा अपन ने देखे। एक तो अपन ने देखा जनगणना कितने साल से होती है, 10 साल से। एक देखा कि पहली बार कब होती है, 1872 में। फिर हमने देखा कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़। और फिर कितनी परसेंट है भारत की, तो 5.7% के आसपास है। ठीक है, अब राजस्थान की जनसंख्या की क्या हो रहा है कि लगातार जनसंख्या अपनी बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। तो अपने क्या है कि उच्च वृद्धि दर का सूचक भी है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो उच्च वृद्धि दर है। अपने राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 21.31 पाई गई। फिर कितनी है, बहुत अच्छा डेटा है, 2011 में वृद्धि दर कितना रहा, वृद्धि दर 21.31% जो है वो राजस्थान का वृद्धि दर है। इसका मतलब है कि 10 साल में राजस्थान की जनसंख्या है 21.31% की वृद्धि हो चुकी है। फिर है बाड़मेर जिले की सर्वाधिक रही है, खूब बार पूछा जाता है। बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है 32.5। तो बाड़मेर की सर्वाधिक है और कितनी है, 32.5 है। फिर गंगानगर जिले की वृद्धि दर सबसे कम है और वो है 10%। जो गंगानगर है, गंगानगर इसकी सबसे कम है और कितनी दी है यहाँ, 10% दी है। तो यही डेटा निकल के आया यहाँ कि वृद्धि दर है 21.31 है, सर्वाधिक बाड़मेर की है 32.5 और कम है गंगानगर की, कितनी है, 10% वृद्धि दर है। अब जनसंख्या घनत्व के बारे में दिया है कि जनसंख्या का घनत्व है कैसे क्या है अपने राजस्थान का। देखो, घनत्व का मतलब होता है वैसे एक वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है, एक वर्ग किलोमीटर जो अपना एरिया है उसमें कितने % लोग निवास करते हैं। देखो, तो यहाँ क्या है, एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका तात्पर्य है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं और सर्वाधिक अपने जयपुर में 595 निवास करते हैं, जबकि सबसे कम जैसलमेर में और कितने निवास करते हैं, 17। तो देखो 200 जनसंख्या घनत्व है, ज्यादा आपके जयपुर में है 595, कम जो है
वो जैसलमेर में 17 है, 17 है। ठीक है, ज्यादा कहाँ हो गई, जयपुर में। बस यही तो बात दी है यहाँ। तो अपन ने देखा कि 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या ही क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और 200 हैं, ज्यादा जयपुर में 595, कम जैसलमेर में कितने हैं, 17, 17, 17। पश्चिमी राजस्थान में कम, तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। कई बार क्षेत्र वाइज आ जाते हैं तो मामला गड़बड़ाता है, और कम वाला तो आपको पता रहता है। लेकिन यहाँ क्या है कि देखो क्या दिया है कि पश्चिमी राजस्थान में कम है। ये आपका राजस्थान है, आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या क्या क्या है, पश्चिम में कम है, पश्चिम में कम है। अब ये कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी में, मतलब इधर जयपुर के आसपास का एरिया आ गया, उत्तरी पूर्वी में अधिक है जनसंख्या। फिर है राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% जयपुर में रहता है। मतलब राजस्थान में जितनी भी है तो जयपुर में कितना परसेंट है, तो जयपुर में राजस्थान की 10% आबादी निवास करती है। ये मान लो कि राजस्थान में 100 आदमी है तो 10 आदमी तो कहाँ रहते हैं, जयपुर में ही रहते हैं। फिर है वहीं जैसलमेर में 1% से भी कम है, 1% भी नहीं है जैसलमेर, एक से भी क्या है, एक से भी कम परसेंट है यहाँ पे। फिर आ जाइए, पश्चिमी मरुस्थल राज्यों में लगभग 61% भूभाग है। मतलब यहाँ पश्चिमी राजस्थान में 61% भूभाग है, 40% जनसंख्या निवास करती है। ये कह रहा है कि आप पश्चिम में जाओगे तो यहाँ ये पश्चिम का ये इलाका है, वो 61% क्षेत्र को घेरे रखा है, लेकिन रहने वाले लोग तो कितने हैं, 40% ही है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 किलोमीटर है यहाँ पर। मतलब इस प्रदेश में यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना बताया है, 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। यहाँ मरुस्थल का अलग से निकाल के बताया भाई, कितना बताया है, 130 बताया है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्यों के पूर्वी समतल मैदान क्षेत्र जिले हैं, जिनमें केवल 20% भूभाग पर ही राज्य की 33% जनसंख्या निवास करती है। देखो यहाँ क्या कह रहा है आपके, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, धौलपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, करौली है। इन क्षेत्र में पूर्वी समतल क्षेत्र है, उसमें 20% हिस्सा है। बोला बेस में रह कितने रहे हैं भाई, यहाँ तो कह रहा है भाई साहब 61 हैं, 40 रह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 20 हैं, कितने रह रहे हैं, 33% रह रहे हैं। ठीक है, फिर है यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना दिया है, तो यहाँ 332 वर्ग किलोमीटर दिया है। कहने का मतलब मैं क्या सीधी सी बात हम बताऊं, तो यहाँ मरुस्थल का तो इसने 130 लिखा है, और इधर पूर्वी राजस्थान का जो है 332 वर्ग किलोमीटर घनत्व बताया है। ठीक है, फिर आ जाइए, अरावली पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्य जन घनत्व पाया जाता है, मध्यम है। कैसा है, मध्यम है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। ये कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम क्यों है, तो भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, वहाँ जो है आधारभूत सुविधाएं नहीं है, तो लोग रहना पसंद नहीं करते। फिर भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि विश्व में थार का मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। फिर भी थार का मरुस्थल है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है पूरे विश्व में। अब दिया है लिंग अनुपात, तो किसकी बात करेंगे, लिंग अनुपात का अर्थ होता है कि 1000 आदमी हैं, उनके पीछे कितनी औरत है। औरत पीछे होती है, आगे थोड़ी होती है आदमी के। अरे आदमी पकड़ के लाता है, यूं लाता है, या वो आदमी पकड़ के लाती है उसको, औरत को तो पता ही नहीं है जाना कहाँ है। तो 1000 आदमियों के पीछे औरतों की संख्या है। तो लिखा है
प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात में हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात जो है वो 928 है। मतलब हमारे यहाँ राजस्थान में 1000 में से 72 आदमी रंडवे मरते हैं। 72 रंडवे हो गए जिनका बिल्कुल कहीं आता पता नहीं बैठ पा रहा कहीं, तो 72 आदमी मरेंगे रंडवे। फिर 6 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनके बिल्कुल नहीं है ठाठ, उनके 8 8 8। भाई जो अपने 6 वर्ष से बड़े वाले हैं उनका 928 है। लेकिन जो 6 साल से कम वाले थे, जिनकी उम्र 2011 में 6 साल से कम थी, वो रंडवे मरेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, वो यहाँ के कहा जा रहा है। क्यों? यहाँ देखो कितना आ रहा है, 888 आ रहा है ना। मतलब 112 तो बाहर गाल तैला रहा, 12 ब्याह में 112 आदमी तो बाहर ही गालेंगे। ये अत्यधिक कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994, और सबसे कम जो है धौलपुर वाले, वो भाई साहब कितने 846 ही है। देखो हम यहाँ कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, और इसमें हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारे डूंगरपुर का है, और डूंगरपुर में 900 राजस्थान का 928 है। इस औसत से ज्यादा है 994 डूंगरपुर का है। जबकि कम की बात कर रहे हैं वो अपने धौलपुर है और 846 ही है। फिर हमने बात यहाँ बच्चों की भी की है। बच्चों का मतलब 6 वर्ष तक वाले, उनकी 8 8 8 कितनी है, 8 8 8। अब यहाँ दिया है साक्षरता के बारे में। देखो इसके बारे में, साक्षरता। तो देखिए साक्षरता में क्या है, किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में पढ़ने लिखने वाले सक्षम जनसंख्या के आधार पर हम साक्षरता दर कहते हैं। मतलब जो 7 साल से अधिक उम्र के बच्चे होते हैं, अगर वो पढ़ना लिखना जानते हैं तो वो साक्षर कहलाते हैं। जनसंख्या की साक्षरता दर किसी भी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये जनगणना में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 66.11% हमारी जनसंख्या साक्षर है, और 76.6% के साथ कोटा में सर्वाधिक साक्षरता है, जबकि सबसे कम जालोर में 54.9% ही साक्षरता है। पुरुषों की बात करें तो 79.19% है, जबकि महिलाओं की बात करें तो 52.12% है। पुरुष में महिला साक्षरता जो है सबसे ज्यादा, तो पुरुष झुंझुनों में महिला साक्षरता कहाँ है, कोटा में है। सॉरी यहाँ क्या लिखा है, पुरुष व महिला साक्षरता क्रमश झुंझुनू कोटा में सर्वाधिक है। अच्छा सर्वाधिक लिखा है, कम लिखा है, तथा प्रतापगढ़ जालोर में क्या है, न्यूनतम है। सही है। फिर राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है ताकि हमारी साक्षरता बढ़े। देखो क्या कह रहा है अगला, कि हमारी 2011 में जो साक्षरता आई वो 66.11 है। कितनी है, 66.11। इसमें भी जो दिया है पुरुष जो दिया है वो 79.19, और जो महिला दिया है वो दिया है 52.12% है हमारे पुरुष और महिला जनसंख्या। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ज्यादा ऑल ओवर में ज्यादा कहाँ है, तो अपने कोटा में है, और कोटा में परसेंटेज दिया है 76.6% के साथ सबसे ज्यादा है। फिर इसने हमारे यहाँ कम भी बता दी है, और कम कहाँ बताइए, जालोर में 54.9%। कितने बताइए, 54.9% जो है वो हमारे यहाँ पर बताई है जनसंख्या। अब ये कह रहा है कि पुरुष साक्षरता है, पुरुष ज्यादा कहाँ है, पुरुष ज्यादा साक्षरता, पुरुष साक्षरता। तो इसमें ज्यादा तो ये बताता है झुंझुनू, और कम ये बताता है प्रतापगढ़। कम कहाँ बता रहा है, प्रतापगढ़। इसी प्रकार से ये महिलाओं के बारे में बताता है।
कि महिला साक्षरता जो है, साक्षरता वो ज्यादा कहाँ है, कोटा में है, और कम कहाँ है, तो कम आपके जालोर में बताता है। ये बात यहाँ पर की गई है। तो अपन ने देखा कि कुल साक्षरता तो कितनी है, 66.11। इसमें से पुरुष कितनी है, 79.19। महिला कितनी है, 52.12। फिर ये कह रहा है कि महिला पुरुष दोनों में हम देखें तो साक्षरता ज्यादा कोटा की है 76.6%, और कम है जालोर की है 54.9%। फिर अपन ने देखा पुरुष साक्षरता ज्यादा झुंझुनू की है, कम प्रतापगढ़ की है। महिला साक्षरता ज्यादा कोटा की है और कम है आपके जालोर की है। तो ये हमने साक्षरता के बारे में भी देखा। अब यहां दिया है आपके ग्रामीण जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या है वो ग्रामीण कैसी क्या है। देखो, तो ग्रामीण और नगरीय दोनों ही दिए यहाँ। हमारे राज्य में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी का लगभग 25% जो है छोटे शहरों में और बड़े शहरों में निवास करते हैं। वैसे एक्यूरेट है 24.9, जिसको अपन लगभग यहाँ क्या कह रहे हैं 25। तो ये तो रहते हैं शहर में, और जो बाकी बच गए ना 74.9 1, सॉरी 75.1 आएगा, 74 कैसे आएगा, 75.1, वो कहाँ रहती है, वो रहती है गांव में। टोटल जोड़ोगे तो पूरा क्या हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए ना। तो इस प्रकार से ये अपने गांव में निवास करती है। मतलब गांव में लोग क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, और शहर में रहते हैं कम रहते हैं। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय आबादी कोटा में, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम नगरीय आबादी निवास करती है। और वर्तमान में आपको पता है कि लगातार जो है जनसंख्या नगर में बढ़ रही है। अब आप भी नौकरी लग जाओगे तो डाणियों में या गांव में तो रहने से रहे, तुम फिर कहाँ रहने लग जाओगे, शहरों में। पहली खबर आएगी प्लाट ले लिया उसने, है ना, फिर मुहूर्त है उसका, फिर खबर आएगी आज प्रवेश है मकान का, ऐसा आता है ना। तो ऐसे आप शहर में धीरे धीरे जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कुल मिला करके ज्यादा शहर वाले लोग हैं कोटा में। नीट नाट की कोचिंग वोचिंग के लिए जाते हैं ना, तो उससे सोच लो कि वहाँ ज्यादा है, और कम है डूंगरपुर में। सोचो लोग डूंगरपुर में शहर में क्या रहेंगे, है ना, कैसे बेचारे। तो यहाँ पर शहर में कम है। अब आ जाइए अनुसूचित जनजातियां। इसकी बात होगी अनुसूचित जनजातियों की। देखो, अनुसूचित जनजाति में क्या है, 2011 की जनगणना में लगभग 13.5% अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी वाले हैं, 13.5% है। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो राजस्थान का ये इधर वाला दक्षिणी इलाका है, उसमें जनजातियां अधिक है। राजस्थान के अन्य जिलों में जैसे बारां है, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर में भी है, मतलब इधर भी पाई जाती है, लेकिन ज्यादा आपके दक्षिण में है। फिर राज्य की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया, सहरिया, ये प्रमुख जनजातियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों में मीणा है। आप देखो अपनी क्लास में चाहे छोटी सी क्लास हो, एक दो जरूर मिल जाएंगे, मिलते हैं कि नहीं। इसलिए इससे पता लगाया जा सकता है कि मीणा ज्यादा है। आपने कभी देखा वो भील, ग्रासिया ऐसे कुछ आया हो, सहरिया, सारिया नहीं है, तो यही ज्यादा है। मीणा सबसे ज्यादा जयपुर में, अपना खुद जयपुर के हैं, मैं कह रहा हूँ भाई हर क्लास में 2-5 मिल ही जाते हैं। तो जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करते हैं लोग। भील एक प्राचीन जनजाति है राजस्थान की। वैसे सबसे प्राचीन पूछे तो भील बताना, ठीक है। ये मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, मतलब आपके दक्षिण में भील ज्यादा है। अभी मैंने क्या कहा था, भील वगैरह अपने यहाँ नहीं पाई जाते, ये दक्षिण राजस्थान में पाई जाते हैं। तो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही में निवास करते हैं। डामोर है, डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। कौन सी, सीमलवाड़ा पंचायत समिति में। गरासिया सबसे ज्यादा सिरोही में, सिरोही जिले के आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील है उसमें पाई जाती है। कौन सी तहसील है, पिंडवाड़ा तहसील वगैरह है।
ठीक है। डूंगरपुर उदयपुर पाली जिले की सीमा पर स्थित गरासिया निवास करते हैं। सांसी कहाँ होते हैं अपने? भरतपुर में। अपन जनजातियां अलग से पढ़ते हैं, वहां खूब पढ़ते हैं इनके बारे में। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। बहुत मोस्ट खूब बार आता है। बारां जिले के शाहबाज और किशनगंज तहसील है, इसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। तो इस प्रकार अपने यहाँ किसके बारे में दे रखा था? सहरिया जनजाति के बारे में और अन्य जनजातियों के बारे में। देखो यहाँ जनजातियों में देखा 13.5 था, और फिर आपने देखा कि सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा इनमें है। बाकी अन्य जिले भी हैं, जैसे आपके बारां हैं, करौली हैं, सवाई माधोपुर है, टोंक है, जयपुर है ना, दौसा, इनमें भी हैं। फिर अपन ने देखा हमारी जनजातियां कौन कौन सी है? भील है, मीणा है, गरासिया है, सहरिया है। सर्वाधिक मीणा कहाँ रहते हैं? तो जयपुर में रहता है, और इसके अलावा जयपुर के आसपास इलाकों में भी खूब रहता है ये, दौसा, सवाई माधोपुर वगैरह, करौली वरौली, है ना। फिर आ जाइए, भील कैसी? एक प्राचीन जनजाति है अपने, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही में पाई जाती है। फिर डामोर डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में रहती है। गरासिया है सिरोही की आबू रोड और पिंडवाड़ा क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा जो गरासिया है वो डूंगरपुर, उदयपुर, पाली वाली है, उसमें भी रहते हैं। सांसी भरतपुर में रहते हैं। सबसे प्राचीन, प्राचीन ही एकमात्र जो भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल हो, वो अपनी कौन सी है? सहरिया है। देखो इसमें बताओ, देखें राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले का है? तो न्यूनतम क्या कोटा का है, धौलपुर का है, जोधपुर का है, या अलवर का है? तो अपन ने पढ़ा था ना 846 पढ़ा था, तो सबसे कम में आ रहा था, तो सबसे कम हो गया आपका धौलपुर। फिर आ जाइए, किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? पूर्वी मैदान, मरुस्थल, आड़ोती का पठार, या अरावली? तो कम तो किसमें? मरुस्थल में। और पूर्वी मैदान में क्या है? सबसे ज्यादा है, 332, और मरुस्थल में 123। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। अब 5-7 मिनट बची है, तो उद्योग पूरा नहीं हो सकता अपना, इसलिए कल अपन जो पढ़ेंगे वो लंबी रामायण उद्योग में भी, तो कल पढ़ेंगे इसमें अपन किसके बारे में? उद्योग के बारे में। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए अपने, टोटल इतने 7-8 चैप्टर होंगे, 10 है तो 4 हो गए।